हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का जो कि है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आई विल बी स्टार्टिंग अप विद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें 2 या 3-4 ऑर्गन, बल्कि ज़्यादा ऑर्गन एक एक्टिविटी करेंगे, एक सिमिलर फंक्शन करेंगे, एक पर्टिकुलर एक फंक्शन करेंगे। वो फंक्शन क्या होगा कि हमें कोई भी मैसेज हमारी बॉडी में किसी एक पार्ट से पहुंचाना है ब्रेन तक। ठीक है, और ब्रेन वापस उसको रिप्लाई करेगा मैसेज का। ठीक है, कि भाई दिस इज़ माई क्या नाम है, दिस इज़ माई। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोना स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नर्वस सिस्टम. Nervous system is a system in which the working of 2 or 3 organs is involved and thereby producing or giving rise to a particular function. ठीक है, अब नर्वस सिस्टम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. PNS. ठीक है, अब जब CNS और PNS एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तब जाके एक फंक्शन होता है. वो फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ये जान लेते हैं CNS में क्या आता है एंड PNS में क्या आता है. CNS में हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो हैं ब्रेन, पहला ऑर्गन. दूसरा ऑर्गन है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है हमारी नर्व्स. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मानिए कि दिस इज एन आयरन नेल. ठीक है, दिस इज नॉट अ पेन, चलिए पेन ही मान लीजिए, कुछ भी मानिए, एंड आई एम पिंचिंग हेयर एंड द मैसेज, ये जो मैसेज जा रहा है जब मैंने इसे पिंच किया, माई हेड कम्स टू नो कि भाई देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग एंड यू नीड टू पुल बैक योर हैंड. ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे एक आयरन ला दूँ, ठीक है, प्रेस ला दूँ एंड उसको मैं ऐसे टच करवा रही हूँ, गलती से टच हो गया, आई विल बी रिमूविंग माई हैंड एज सून एज आई जस्ट कम टू नो कि माई हैंड इज बर्निंग. तो ये मैसेज कि मेरा हाथ जल रहा है एंड वो रिप्लाई कि मेरे को हाथ हटाना है, ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो वो नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रहा है, जिसमें कि नर्व्स जो होती हैं वो एक मैसेज, वो चीज़ों को महसूस करती हैं. मान लो मैंने पिन चुभोई तो वो उस चीज़ को महसूस कर रही हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग. वो जल्दी से ये बात ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगी. ठीक है, जनरली स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से अटैच है, तो स्पाइनल कॉर्ड तक भी अगर बात पहुंच गई तो डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंच जाएगी. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड एक इनडायरेक्ट वो बन जाता है, वे बन जाता है, और अगर डायरेक्टली ब्रेन तक जा रही है तो वो डायरेक्ट क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज होता है. ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 हिस्से आते हैं, ब्रेन, आइदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो ये जो यहाँ से पिन चुभ हुई तो यहाँ से कुछ होगा जो मेरे मैसेज को ब्रेन तक ले जाएगा और मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा, कहीं भी ले जाएगा. ठीक है, तो वो जो चीज़ है जो ट्रैवल करेगी, मैसेज को ट्रैवल करवाएगी एक द पॉइंट वेयर द थिंग हैपन रॉन्ग विद यू, वहाँ से यहाँ तक. तो वो जो चीज़ होगी वो क्या होगी? नर्व्स. नर्व्स होंगी वो हिस्सा जो ट्रैवल एजेंट की तरह काम करेंगी और तुम्हारे मैसेज को ब्रेन तक ले जाएंगी. और वही क्या नाम है, अब ब्रेन एक्टिवेशन करेगा, ब्रेन को पता है व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, ब्रेन मैसेज लाएगा रिप्लाई का उन्हीं नर्व्स के दौरान, ठीक है, द्वारा, एंड वो मैसेज ये कहेगा कि यू हैव टू पुल बैक योर हैंड, एंड ये नर्व्स इफेक्टिव हो जाएंगी, इफेक्ट में आ जाएंगी, एंड दे विल बी एन एक्शन. वो एक्शन क्या होगा? यू विल पुल बैक योर हैंड. ठीक है, तो
इस पूरे कॉन्सेप्ट में तुम्हारे ब्रेन तक वो मैसेज जाना, ब्रेन से वापस रिप्लाई आना, तुम्हारा हाथ का हटना, वो पेन का चुभना, ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्मेट में काम कर रही है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हुई, ब्रेन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुई एंड नर्व्स इन्वॉल्व हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं ये क्या है, कैसी दिखती हैं और किस चीज़ से बनी हुई होती हैं कि इनमें इतनी ताकत आ जाती है कि ये ब्रेन तक मैसेज ले जाए, ठीक है। तो मैं इसे रब करती हूँ और मैं नर्व का बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि नर्व क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी जो नर्व्स हैं, ठीक है, वो एक माइन्यूट यूनिट की बनी होंगी, ठीक है, जो नर्व्स हैं वो एक सेल की बनी होंगी, उस सेल का नाम है नर्व सेल, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब सेल का चैप्टर पढ़ाया था कि सबसे लंबा जो सेल होता है, ठीक है, वो होता है नर्व सेल, जिसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, न्यूरॉन। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट एंड न्यूरॉन होता है नर्व्स की स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। मैं आपके लिए बना देती हूँ एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जब ये न्यूरॉन्स, ये जो सेल्स हैं न्यूरॉन सेल्स, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये एक नर्व को जन्म देंगे एंड ये नर्व्स आपस में जॉइंट होंगी, लगेंगी और मैसेज पहुंचाएंगी ब्रेन तक और वापस लाएंगी, ठीक है। तो न्यूरॉन का डायग्राम हम देखते हैं, एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, इसका एक न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, I know it's taking little bit time but I'll be completing। यहाँ पे 2 लेयर स्ट्रक्चर होंगे, न्यूक्लियस इनके अंदर भी होगा, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसा सा दिखता है मेरा एक नर्व सेल जिसका नाम है न्यूरॉन, ठीक है। इसका ये 2 हिस्सों में बटा होता है, हेड एंड बॉडी, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो हेड वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं साइटोन, ठीक है, और इस साइटोन का दूसरा नाम है पेरिकैरियन, ओके। एंड जो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं एक्सॉन, और ये लास्ट वाला हिस्सा जो है कहलाता है एक्सॉन एंडिंग्स, ठीक है। तो मेरा जो सेल है वो 2 हिस्सों में है, साइटोन में और एक्सॉन में डिवाइडेड है, हेड और बॉडी में, जैसे हमारा हेड और बॉडी में डिवाइडेड है, एंड देन एंडिंग्स, ठीक है, जो एक्सॉन एंडिंग्स कहलाता है। अब दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। हर सेल में न्यूक्लियस होता है, आपको पता है। ये जो फाइबर से पहले ये जो पतला सा हिस्सा है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन, और इन डेंड्रॉन ने जन्म दिया है छोटी सी पतली फाइबर्स को जिसका नाम है डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसकी बाहर की लेयर है, ये एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की बाहर की कवरिंग है, आउटर मोस्ट पार्ट, इसे बोलते हैं न्यूरोलेमा। लेमा मीन्स लेमिनेशन टाइप, न्यूरोलेमा। और इसके अंदर जस्ट नियर एक शीथ प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ, ठीक है। मैं बस अब अभी आपको लेबलिंग बता रही हूँ, फिर हम बात करेंगे। 2 हिस्सों में, ये जो 2 सेक्शंस हैं इनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है, नोड्स ऑफ रेनवायर, ठीक है।
एक्सॉन एंडिंग हो गई, सब कुछ हो गया। एंड ये यहाँ के न्यूक्लियस हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म। आई होप डायग्राम क्लियर होगा। अब मैं आपकी एक्सप्लेनेशन करती हूँ, ठीक है। लेकिन बिफोर एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो टर्म्स क्या क्या होती हैं। मैं उनके बारे में आपको एक बार बता देती हूँ, फिर हम ये डायग्राम से कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आपके लिए कुछ टर्म्स लिख रखी हैं जिनको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो वो टर्म्स क्या होंगी? पहली है स्टिमुलस, दूसरा रिसेप्टर, रेस्पॉन्स एंड इफेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलस? साइंटिफिक लैंग्वेज में एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट ब्रिंग्स चेंज टू द ह्यूमन बॉडी या फिर दैट ब्रिंग्स चेंज इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्टिमुलस। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। वही एग्जाम्पल लेंगे हम पिन का। अगर ये पिन है, ठीक है, एंड मैं इसे टच कर रही हूँ और मैंने हाथ हटाया, ठीक है। अगर ये पिन ना होती तो मैं हाथ ना हटाती, मेरा रिस्पॉन्स ना आता इस पिन की तरफ। तो दिस पिन इज ब्रिंगिंग सम चेंज। अभी मैं नॉर्मल खड़ी हूँ तो दिस इज माई नॉर्मल एनवायरमेंट, नथिंग इज हैपनिंग, बट एज सुन एज द पिन अराइव्ड नियर माई हैंड और इट पिंच माई हैंड, तो तभी मेरे एनवायरनमेंट में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में चेंज आया, मेरी बॉडी के एनवायरनमेंट में चेंज आया, जिसके द्वारा मेरी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ब्रेन ने रिस्पॉन्स करवाया एंड आई रिमूव्ड बैक माई हैंड। तो दिस पिन इज एक्टिंग एज द स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस जिसके खिलाफ मेरा रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स इज द एक्टिविटी अगेंस्ट स्टिमुलस एंड स्टिमुलस is the change in the environment of the normal human being या फिर the change in the normal environment of a human being, ठीक है। तो ये हो गया stimulus response. Response is nothing but the answer or the action, the reverse action to the stimulus. Receptor क्या होते हैं? इस फिंगर में वो सेल्स, ठीक है, या फिर वो हिस्सा जो इस मैसेज को, इस दर्द को रिसीव कर रहा होगा, उस एरिया को या उन सेल्स ऑफ ग्रुप को मैं बोलूँगी रिसेप्टर्स, ठीक है। एंड देन इफेक्टर्स क्या होते हैं? मान लो मैंने हाथ हटाया, तो हाथ हटाने में ये पूरा का पूरा हाथ लगा है ना। दिस ऑर्गन और ग्लैंड और अ मसल विच इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन योर रिस्पॉन्स, ठीक है, इन गिविंग योर रिस्पॉन्स। तो मुझे रिस्पॉन्स देना था हाथ हटाना, तो उस रिस्पॉन्स देने में क्या चीज़ इन्वॉल्व हुई? माई हैंड, ठीक है। तो माई हैंड या फिर जो इसके हैंड की मसल्स होंगी, दोज विल बी एक्टिंग एज इफेक्टर विच इज बीइंग विच इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है। वो नॉर्मल थी लेकिन अब वो चेंज हो रही है, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह हटा रही है, तो दिस इज इफेक्टर। तो स्टिमुलस, रिसेप्टर, रिस्पॉन्स एंड इफेक्टर। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन का काम करता है, जगह जगह पे लगा होते हैं, ये न्यूरॉन्स की ही पूरी नर्व्स बनती हैं, वहीं पे रिसेप्टर्स होंगे, मैसेज ले जाएंगे एंड फिर वापस लाएंगे, ठीक है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बता दिया था, ये सब। अब इनके फंक्शंस देखते हैं कि क्या फंक्शन होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी साइटोप्लाज्म का वही फंक्शन होगा जो नॉर्मल सेल का होता है। नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस का भी वही फंक्शन होगा। जो इसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, वो हिस्सा होगा, मैंने कहा था ना रिसेप्टर्स बैठे हैं, तो रिसेप्टर्स का सबसे पहला हिस्सा जो उस दर्द को महसूस करता है, रिसेप्टर यानी कि वो सेल जो रिसीव कर रहा है मैसेज, उन सेल का सबसे पहला हिस्सा जो मैसेज रिसीव कर रहा होगा वो होगा डेंड्राइट। The dendrites are the foremost part of a cell which will be receiving the stimulus, ठीक है। अब एक इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है। ये मैसेज, इम्पल्स मतलब एक मैसेज जनरेट होगा जो ट्रैवल करेगा ऑल अलोंग अ न्यूरॉन। वो मैसेज इसके हेड पोर्शन से जाएगा यहाँ तक और नीचे तक,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और न्यूरॉन वेट कर रही है, फिर ये पूरे फिर दूसरी न्यूरॉन, तीसरी न्यूरॉन, तो ये वापस देती रहेंगी। फाइनली लास्ट न्यूरॉन मेरे ब्रेन तक जाएगी और वो लास्ट न्यूरॉन मैसेज ड्रॉप कर देगी ब्रेन तक, ठीक है। एंड इस चीज़ में जो टाइम लगता है, यू नो कि फ्रीक्वेंट्स ऑफ सेकेंड लगते हैं एक इतनी सारी न्यूरॉन्स को, ठीक है, या फिर नर्व बोलूँ, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो कि नर्व बनाता है, नर्व्स को फ्रीक्वेंट ऑफ सेकेंड्स लगते हैं आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने में एंड वापस लाने में। तो अभी क्या है, मेरे को बस इतना समझना है कि मैसेज नीचे आया, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन है, इसके जो बाहर की लेयर है वो न्यूरोलेमा, आउटर मोस्ट लेयर, कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट है, वो है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम होता है, इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटिंग शीथ, यानी कि कोई भी जर्क या फिर हीट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ वो अंदर बाहर ना जा पाए, उस चीज़ से बचाने के लिए माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम नोड्स ऑफ रेनफायर। नोड्स ऑफ रेनफायर इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू जंक्शंस इन द एक्सॉन, ठीक है। और यहाँ से एक नई क्या नाम है, न्यूरॉन प्रेजेंट बन सकती है इन गैप्स में से। जैसे यहाँ से एक पेड़ में से नई ब्रांच उग सकती है, तो वैसे यहीं से उग सकती है। इसका ज़्यादा फंक्शन नहीं होता, बस लेबलिंग के लिए आएगा आप लोगों को। एक्सॉन एंडिंग, यहाँ तक मैसेज पहुँचेगा। अब ये एक्सॉन एंडिंग का काम होगा उस मैसेज को दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुँचाने का। लेकिन याद रखिए एक बात, दो न्यूरॉन आपस में एकदम इंटैक्ट नहीं होती, इनके बीच में एक फाइन गैप होता है, ठीक है। तो मैं अगर बना दूं यहाँ पे आपके लिए, तो दो न्यूरॉन ठीक है, यहाँ पे एक और न्यूरॉन वेट कर रही है मैसेज का, आई एम इन अ हरी, तो इसीलिए ये सब ऐसा। इनके बीच में एक गैप होगा, ठीक है। मैसेज यहाँ तक अगर पहुँचा, वो ट्रैवल करेगा एक गैप में और फिर जाएगा इसके डेंड्राइट में, तो इस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। तो इफ आई विल डिफाइन साइनैप्स, इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। और उन न्यूरॉन सेल्स के किस किस के बीच में, एक्सॉन एंडिंग्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है, या फिर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द न्यूरॉन एंडिंग ऑफ वन सेल एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन सेल, ठीक है, दैट इज साइनैप्स। इस साइनैप्स के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। इस लिक्विड का क्या काम है, ये जो मैसेज आया है ये उसको मैसेज को, ठीक है, लूज नहीं होने देगा और इससे वो दूसरे डेंड्राइट में पहुंचाएगा। तो ड्यू टू this acetylcholine, this message from the one neuron ending is being transferred to the dendrites of another neuron, ठीक है, via what, via acetylcholine, which is present where, of course in the synapse region, in the synaptic cleft या फिर synaptic region, वहाँ पे present होता है, ठीक है। अब ये तो हमारा ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, साइनैप्स भी हो गया। अब इन न्यूरॉन्स की मदद से मेरी नर्व बनेंगी। न्यूरॉन किसका पार्ट था, न्यूरॉन ने क्या बनाया था, वो नर्व्स बनाई थी ना। तो अब मैं बताती हूँ कि कितने टाइप की नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं, बेसिकली नर्व होती क्या है, नर्व होती है बंडल ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है। जब नर्व फाइबर मतलब जब जितने भी एक्सॉन्स यानी साइटॉन, मतलब ये जो मेरा सेल था, सेल का हिस्सा, ठीक है, ठीक है, इसका जो एक्सॉन वाला पार्ट होगा ये एक बंडल में आ जाता है, ठीक है, और इसका ये ऊपर रहता है बाहर, जो साइटॉन वाला पार्ट होता है। तो इससे बनता है क्या,
इससे बनती है मेरी नर्व्स। जब ये इनका ग्रुप, इनका झुंड पूरा, क्योंकि ये सेल्स है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है, अब जब सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे तभी तो एक कोई चीज़ बनेगी, या तो ऑर्गन बनेगा या नर्व बनेगी या कोई भी चीज़ बनेगी। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर नर्व्स। तो सेंसरी नर्व क्या होगी, जिसमें वो न्यूरॉन्स होंगे या वो सेंसरी फाइबर्स होंगी जो मैसेज को ले जाती हैं रिसेप्टर से ब्रेन तक, ठीक है, यानी ऐसे जाने वाली न्यूरॉन नर्व्स। फिर आती है मोटर नर्व, जिसमें वो वाली न्यूरॉन्स होंगी, वो वाले ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होंगी जो वापस मैसेज लाती हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से वापस मैसेज लाती हैं टू द मसल या फिर इफेक्टर, है ना, तभी तो हम हाथ हटाते हैं। और लास्ट में आती है मिक्स्ड नर्व, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिंग न्यूरॉन, सॉरी एसोसिएटिंग नर्व या फिर कुछ भी बोलिए आप। मिक्स्ड नर्व होती है जिसमें आपका दोनों के दोनों होते हैं, यानी मोटर नर्व भी होगी इस बंडल में, मोटर नर्व भी होगी और सेंसरी नर्व भी होगी, ठीक है, उसे बोलते हैं मिक्स्ड नर्व, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो ये तीनों प्रकार हो गए हमारे। एक और चीज़ रहती है मेरी बताने को कि ये तो हमने बात कर ली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमने तीनों नर्व्स बता दी कैसे कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आइए देखते हैं कि ब्रेन का क्या क्या हिस्से होते हैं, क्या किस किस पार्ट में उनका डिवीजन होता है, ठीक है, और उसके बाद कैसे वो मैसेज ट्रांसफ़र कर पाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है, जिसमें आते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ब्रेन की। ब्रेन की जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है वो होती है मेनिनजिस। क्या होती है, मेनिनजिस। एंड ये मेनिनजिस 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी कि ये मेनिनजिस 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। वो 3 लेयर होती हैं ड्यूरामेटा, आर्कनॉइड एंड पायामेटा, ठीक है। तो ड्यूरामेटा, आर्कनॉइड एंड पायामेटा। सॉरी, दिस इज मैटर एंड मैटर, ठीक है। ड्यूरामेटर, आर्कनॉइड एंड पायामेटर। आउटरमोस्ट लेयर ड्यूरामेटा, आर्कनॉइड मिडल एंड द लास्ट इनरमोस्ट पार्ट है पायामेटर। और ये तीनों की तीनों मिलकर बनाती है मेरी आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट की बाहर की कवरिंग थी, ठीक है, पेरिकार्डियम, वैसे ही इसकी है मेनिनजिस। अगर ये मेनिनजिस स्वेल हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें, तो मेनिनजाइटिस एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो आते हैं वापस ब्रेन पे। ब्रेन पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 हिस्से थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो मैंने फिलहाल ब्रेन का आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ब्रेन में 3 डिविजन्स हैं, ठीक है, ब्रेन का जो हिस्सा है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। और ब्रेन याद रखिए 2 हेमिस्फेयर्स, जैसे ये मैंने बनाए हुए हैं, 1 हेमिस्फेयर एंड 2nd हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर्स में प्रेजेंट होता है। और उसका फॉरमोस्ट पार्ट, जो पहला हिस्सा होता है वो होता है सेरिब्रम, बीच का हिस्सा होता है सेरिबेलम, फिर लास्ट का हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको सेरिब्रम में बताने थे, वो क्या क्या है आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। कि सेरिब्रम, पहली बात तो हमें पता है कि वो 2 हेमिस्फेयर से बना हुआ है, ये रहे मेरे 2 हेमिस्फेयर्स यहाँ पे, ठीक है। फिर सेरिब्रम की आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो होगी कॉर्टेक्स और इनर होगी मेडुला, हम सबको पता है। अब जो ये सेरिब्रम था, यहाँ पे मेरे जो सेल्स लगे होंगे, या फिर मैं बोलूँ कि जो नर्व सेल्स लगे होंगे, वो किस प्रकार लगे होंगे कि उनका ग्रे मैटर और वाइट मैटर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उनका जो ग्रे मैटर होगा, मैं अगर आपको बनाऊँ, कॉर्टेक्स रीजन एंड दिस इज मेडुला रीजन, ठीक है, दिस इज कॉर्टेक्स रीजन। तो इसका आउटर मोस्ट पार्ट में होगा, मतलब जो इसके जो
एक्सॉन मतलब वो लगी होंगी ना न्यूरॉन, वो कैसे लगी होंगी कि न्यूरॉन का हेड अंदर होगा बाहर की तरफ और एक्सॉन अंदर की तरफ होंगी, ठीक है, हेड बाहर की तरफ और एक्सॉन अंदर की तरफ। तो यहाँ और एक्सॉन वाइट कलर की होती है, इसीलिए बोलते हैं, अगर मैं एक्सॉन अंदर ले रही हूँ तो इसीलिए बोलते हैं व्हाइट मैटर इनसाइड एंड हेड पोर्शन जो कि साइटोन से बना होता है, और साइटोन कैसे कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। तो ग्रुप ऑफ साइटोन जब बहुत सारा यहाँ पे जुड़ जाते हैं, बहुत सारे साइटोन्स आके, ठीक है, तो उसे बोल देते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक न्यूरॉन मानूं तो ये ऐसे लगा होगा, हेड विल बी इन द आउटर मोस्ट रीजन दैट इज कॉर्टेक्स एंड माय एक्सॉन विल बी इन द इनर मोस्ट लेवल विच इज मेडुला, ठीक है। तो ग्रे मैटर आउटसाइड, व्हाइट मैटर इनसाइड, ठीक है। ये जनरल मोस्ट आस्क क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में अगर आएगा तो पूछा जा सकता है। अब सेरिब्रम का जो दो हेमिस्फेयर्स थे सेरिब्रम के, उनके बीच में एक थिन शीट होती है, ठीक है, उस शीट का नाम है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। इस शीट का फंक्शन क्या होता है कि एक हेमिस्फेयर में जो मैसेज है वो दूसरे हेमिस्फेयर में ट्रांसफर हो जाए। तो कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन क्या हुआ, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन हेमिस्फेयर टू द अनदर हेमिस्फेयर, ठीक है। ये कनेक्टिंग लिंक है दो हेमिस्फेयर्स के बीच में। अब सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, सेरिब्रम का फंक्शन है इट इज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस और भी सीट ऑफ विलनेस, ठीक है, थिंकिंग। तो ये जितनी भी चीजें हमारे अंदर होती हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, विलनेस एंड इंटेलिजेंसनेस, ये सब होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आवर सेरिब्रम, ठीक है, एंड इट्स एक्टिविटी। एंड इसका जो एक और फंक्शन है वो होता है कंट्रोल आवर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है ये। अगर हम कोई रीज़न देना है तो इट मेक्स अस कॉन्शियस कि नाउ वी हैव टू आंसर और वी हैव टू रीजन इट, ठीक है। तो दीज ऑल फंक्शंस हेल्प हैपन्स बिकॉज ऑफ सेरिब्रम। फॉरमोस्ट पार्ट है ये ब्रेन का। आते हैं एक और पार्ट पे जो कि जिसे बोलते हैं लिटिल ब्रेन, एंड इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मैंने इसका फंक्शन यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। इट्स फंक्शन इज बॉडी बैलेंसिंग, ठीक है, ठीक है। ये हमारे बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है वाया वी आर मूविंग और वी आर स्टैंडिंग। अब एक और चीज़ होती है कि अगर एक ड्रिंकिंग या अल्कोहलिक पर्सन है, अगर उसने ड्रिंक करी हुई है तो जो एंड वो मूव नहीं कर पाता ना, इधर उधर लुढ़कता है, वाई, बिकॉज उसने जो ड्रिंक करी है और उसका असर सीधा सीधा सेरिबेलम पे जाके लगता है एंड देयरफॉर बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम मेडुला ऑब्लोंगेटा पे, जो लोएस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का, एंड इसका फंक्शन होता है कि हमारे जितने भी इंटरनल इनवॉलेंटरी फंक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट पंपिंग एंड एवरी इंटरनल फंक्शन, ठीक है, वो सब होते हैं किसकी वजह से, मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से, ओके। तो अब तक हमने पढ़ लिया था कि हमारे जो ब्रेन के 3 हिस्से थे, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम ये बात करते हैं कि सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन के कौन से हिस्से में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रम फॉरमोस्ट पार्ट होता है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में फॉरमोस्ट पार्ट को फॉरमोस्ट पार्ट नहीं बोला जाता, बल्कि क्या बोला जाता है, फोर ब्रेन। फिर बीच वाला हिस्सा जो था उसे बोला जाता है मिड ब्रेन, एंड लास्ट में जो थर्ड वाला हिस्सा होगा वो होगा मेरा हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो 3 हिस्सों में हमारा बेसिकली ब्रेन डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट वाला हिस्सा मैंने कल आपको पढ़ाया था फोर ब्रेन में, वो था सेरिब्रम। तो हमारा जो सेरिब्रम है वो फोर ब्रेन का हिस्सा होगा, बीच में कुछ नर्व्स का हिस्सा होता है, ठीक है, और सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ लिखकर कि कैसे कौन सा हिस्सा फोर ब्रेन में आता है, कौन सा मिड ब्रेन में एंड कौन सा हाइंड ब्रेन में।
एक और चीज़ मैं बोलूँगी, सिर्फ सेरिब्रम ही फोर ब्रेन का पार्ट नहीं होता. सेरिब्रम इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, लेकिन अलॉन्ग विथ सेरिब्रम देयर इज अनदर पार्ट्स, ठीक है, विच आर इंक्लूडेड और विच आर प्रेजेंट इन द फोर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, या फिर फोर ब्रेन वाले हिस्से में, ठीक है. एंड मिडल वाले रीजन में भी कुछ होंगे, ठीक है. और फिर हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम है, ठीक है. तो मैं उसके एक टेबल सा या फिर चार्ट सा आपके लिए बना रही हूँ, आप देख लीजिए और फिर उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा. तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. मैंने यहाँ पे आपके लिए जो चार्ट बनाया है, इसमें मैंने आपके लिए लिखा है कि फोर ब्रेन में हमने सेरिब्रम तो पढ़ा ही था, इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने उस समय नहीं पढ़ा था वो इस टेबल में है, वो होगा डायेंसीफेलॉन, ठीक है. ये फोर ब्रेन का एक और हिस्सा होता है जो कि सेरिब्रम के साथ ही होता है फोर ब्रेन में प्रेजेंट. इस डायेंसीफेलॉन, ये जो डायेंसीफेलॉन है, इसमें दो पार्ट होते हैं. पहला थैलेमस एंड सेकंड हाइपोथैलेमस. थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. मैंने वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके लिए. जो थैलेमस वाला हिस्सा होता है वो हेल्प करता है, या मैं ये बोलूँ कि इट रिले द इम्पल्स. रिले मतलब तेज़ी से ले जाता है इम्पल्स को, और वो कौन सी इम्पल्स होगी या कौन सा मैसेज होगा, वो इम्पल्स या फिर वो मैसेज होगा जब आपको पेन हुआ है या कोई प्रेशर आपकी बॉडी पे पड़ा है. तो उस समय जो हिस्सा है थैलेमस का, वो जल्दी से मैसेज रिसीव करेगा और तुरंत सेरिब्रम पे पहुंचा देगा, और वो सेरिब्रम वाला हिस्सा आपको नर्व्स में फिर से पहुंचा देगा मैसेज, क्या नाम है, रिप्लाई करेगा, ठीक है. तो नर्व्स लाई, ठीक है, मैसेज लाई, और मान लो पेन हुआ है आपको, नर्व्स लाई सबसे पहले फोर ब्रेन में, ठीक है, और वो फोर ब्रेन के कौन से हिस्से में लाई, थैलेमस में. अब उस थैलेमस ने सेरिब्रम पे आकर वो मैसेज छोड़ दिया, सेरिब्रम ने रिसीव किया मैसेज भेजा, ठीक है. एंड मैसेज किसके तरफ, किसके उसमें भेजेंगे, वो वाया मोटर न्यूरॉन, ठीक है, या फिर वाया मोटर नर्व. हमने कल ही पढ़ लिया था कि मोटर नर्व का क्या फंक्शन है. तो थैलेमस का ये काम है कि कोई भी प्रेशर या वो हो तो वो सेरिब्रम की मदद करेगा, ठीक है. अब मैं हाइपोथैलेमस की बात करूँ तो हाइपोथैलेमस का काम है, इट इज़ द फोरमोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच helps in the controlling of your body temperature or the normal temperature, ठीक है. जनरली द बॉडी टेम्परेचर, जो आपके बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है. इफ़ देयर इज इन एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर, देन दैट विल बी अकर्ड ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन योर हाइपोथैलेमस रीजन, ठीक है. अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की. मिड ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन में वो रिफ्लेक्सेस या वो नर्व्स होंगी या वो हिस्सा होगा मेरे मिड ब्रेन में कि जो कंट्रोल करेगा हमारी रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग आइज़ एंड ईयर्स. मेरे आइज़ और ईयर्स में जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे, फॉर एग्जांपल साउंड रिफ्लेक्स एंड साइट रिफ्लेक्सेस एंड मेनी अदर रिफ्लेक्सेस, ठीक है. ये सारे जितने भी मैसेज होंगे आइज़ के और ईयर के, ये सारे के सारे जाएंगे मेरे मिड ब्रेन वाले रीजन में. एंड इन दोनों को कंट्रोल करने वाला रीजन कौन सा होगा, मिड ब्रेन रीजन. और रिप्लाई आएगा यहाँ आई में और ईयर में कि तुम्हें ये करना है. सपोज आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आ रही है एंड यू हैव टू जस्ट कंट्रैक्ट योर आई लेंसेज, ठीक है. तो ये मैसेज कौन दे रहा है आपको, ये मैसेज आपका मिड ब्रेन दे रहा है, ठीक है. अब हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में हमने सेरिबेलम मैंने आपको बताया था और मेडुला ऑब्लोंगेटा बताया था. इसका एक और एडवांस पार्ट है, वो है पॉन्स, ठीक है, PONS, पॉन्स. और इसका काम होगा, ये बेसिकली पॉन का हिस्सा काम क्या है कि सेरिबेलम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है. और ये सेरिबेलम भी दो हेमिस्फेयर्स में है, मैंने बताया था पूरा का पूरा ब्रेन ही दो हेमिस्फेयर्स में है. तो जो पॉन होगा वो हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है, और इसका काम होगा कि ये सेरिबेलम के एक हिस्से से सेरिबेलम के दूसरे हेमिस्फेयर तक मैसेज ट्रांसफ़र करे, ठीक है. जैसे कि उस केस में कॉर्पस कैलोसम कर रहा था, यही कर रहा था ना कॉर्पस कैलोसम, कि इट वाज ट्रांसफरिंग द मैसेज फ्रॉम वन हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिब्रम टू द अनदर हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम. तो सेम यहाँ पे पॉन करने वाला है कि इट इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिबेलम, एंड इसका फंक्शन क्या होगा कि इट कैरीज द इम्पल्स to one hemisphere of the cerebellum to the another hemisphere of cerebellum, ठीक है. अब
बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की। आप इनके फंक्शंस जानते हैं, मैं जल्दी से अगर फंक्शंस रिवाइज करवा दूँ। सेरिब्रम का क्या फंक्शन था? इट इज़ अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, विलनेस, ठीक है, और आपकी जितने भी रीजनिंग होती हैं, थिंकिंग होती हैं, ये सब सेरिब्रम का काम होता है। डायंसिफेलॉन में 2 पार्ट हैं, आपको पता है क्या क्या फंक्शन है। मिड ब्रेन का आपको फंक्शन पता चल गया। देन सेरिब्रेलम का क्या फंक्शन था? मस्कुलर एक्टिविटी कंट्रोल करता है और इसी वजह से हमारा बॉडी बैलेंस को कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा, इंटरनल एक्टिविटीज़, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, हार्ट ब्रीदिंग, हार्ट बीटिंग एंड योर ब्रीदिंग, ठीक है, ये सारी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करने वाला जो रीजन होता है ब्रेन में, वो हाइंड ब्रेन का एक रीजन, एक पार्ट होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। आइए चलिए आगे देखिए, हमने ये बात करी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले हिस्से की, वो था ब्रेन। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो दूसरा हिस्सा होगा जिसका नाम था क्या? यस, अब वो स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली अटैच होती है, ठीक है, हमारे ब्रेन से, ठीक है। तो मैं इसे रब करती हूँ और आपके लिए एक डायग्राम बनाती हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस तरीके से मैसेज रिसीव करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है, या फिर मैं ये बोलूँ कि किस तरीके से मैसेज रिसीव करती है और वापस किस तरीके से मैसेज मोटर नर्व के थ्रू वापस भेजती है, ठीक है। और जैसे कि हमने ब्रेन वाले रीजन में पढ़ा था कि कौन सा हिस्सा बाहर होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या चीज़ प्रेजेंट थी? ग्रे मैटर। एंड इंटरनल अंदर मेडुला में क्या प्रेजेंट था? हमारा एक्सॉन वाला पार्ट, जिसे बोलते हैं वाइट मैटर। एंड इसके वाइस वर्सा जो केस होगा वो होगा हमारा इसमें स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होगा वो इस बार अंदर होगा, ठीक है, सेंट्रली रीजन में, एंड जो वाइट मैटर होगा वो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट में होगा, ठीक है। उसके लिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ आपके लिए, आइए देखते हैं वो डायग्राम। तो दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स डायग्राम, कि कैसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम है ये किस चीज़ का है? ये एक रिफ्लेक्स एक्शन बताएगा आपको कि कैसे स्टिमुलस लगा एंड फिर किस नर्व के थ्रू गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने किस नर्व के थ्रू रिप्लाई किया, ठीक है, एंड कहाँ इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, जो मैंने आपको 3 टाइप की नर्व्स बताई थी। सेंसरी नर्व, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंसरी फाइबर्स होती हैं, ठीक है, ये आई वगैरह के केस में होता है। फिर आती है हमारी मोटर नर्व, जिसमें सिर्फ मोटर फाइबर्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो होगा मटेरियल वो मैसेज सेंड करने वाला होगा, ठीक है, रिप्लाई भेजने वाला होगा। फिर आती थी हमारी मिक्स्ड नर्व, जिसमें दोनों के दोनों होते हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। उस मिक्स्ड नर्व का एग्जाम्पल है हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों नर्व। मैं आपको जब दिखाऊंगी डायग्राम में अच्छे से समझाऊंगी, तो वहाँ हम देखेंगे कि एक हिस्से से सेंसरी नर्व जा रही है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और दूसरे हिस्से से, ठीक है, और हाँ, जब वो जा रही है तो एक जगह आके होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जैसे कि जहाँ पे सेंसरी नर्व और मोटर नर्व एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे जुड़ रही होंगी, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को एसोसिएटिंग न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ही बोल रही हूँ कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर अ नर्व विच इज मिक्स्ड नर्व कंटेनिंग बोथ द न्यूरॉन्स, द सेंसरी न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स, एंड as well as the motor neurons, the motor nerve fibers, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है उसे बोलते हैं एसोसिएटिंग न्यूरॉन। नाउ वी विल बी सीइंग दिस डायग्राम एंड विल बी एक्सप्लेनिंग इट कि कैसे, ये मान लो स्किन है मेरी, ठीक है, स्किन पे पिंच किया है, यहाँ पे मैंने पिन से आयरन नेल पिंच हुई है, एंड स्किन के जो रिसेप्टर्स होंगे रिसीव करेंगे मैसेज, जो रिसेप्टर्स सेल्स होंगे वो रिसीव करेंगे मैसेज, और कौन सी नर्व ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती थी? यस वी नो, सेंसरी नर्व ले जाती थी। तो यहाँ पे हम नर्व की बात तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो नर्व है वो तो मिक्स्ड नर्व है, तो न्यूरॉन की बात करेंगे। इसमें 2 टाइप की न्यूरॉन होंगी, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, एंड मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ से ले जाने वाली, मैसेज ले जाने वाली कौन सी नर्व होती थी? सेंसरी नर्व। तो कौन सी न्यूरॉन होगी? सेंसरी न्यूरॉन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? नर्व और न्यूरॉन दोनों अलग अलग केस हैं, ठीक है। जो नर्व्स होती हैं वो होती हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। आपको पता है न्यूरॉन क्या था? वो सेल,
ठीक है। लेकिन जो न्यूरॉन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो भी 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिंग न्यूरॉन एंड योर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इन सबसे यानी कि अगर मैं सेंसरी न्यूरॉन का ग्रुप बना दूं तो मेरी नर्व जो बनेगी वो बनेगी सेंसरी नर्व। अगर मैं मोटर न्यूरॉन का गुच्छा बना दूं तो वो बनाएगा मेरी मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और मिक्स्ड में क्या होता है, सेंसरी नर्व न्यूरॉन भी होंगी और मोटर न्यूरॉन भी होंगी, और वो बनाएंगी कौन सी नर्व, मिक्स्ड नर्व। तो ये मिक्स्ड नर्व है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन मैसेज पहुंचाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, एक जगह जाके लिंक हो रहा है जिसका नाम है एसोसिएटिंग न्यूरॉन, फिर वापस मैसेज जाएगा रिप्लाई में टू अवर इफेक्टर्स, ये मसल्स, बिकॉज आई नीड टू पुल बैक माई हैंड, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं डायग्राम कि मैंने यहाँ पे पिंच किया, रिसेप्टर्स ने मैसेज रिसीव किया हुआ है, और अब ये मैसेज ले जाया जा रहा है वाया सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड नर्व, ठीक है। और ये कौन सा रूट है, ऊपर वाला रूट हमेशा डॉर्सल रूट होता है एंड नीचे वाला रूट हमेशा वेंट्रल होता है, डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो हमारा जो डॉर्सल रूट है वहाँ से ऊपर जा रहा है मैसेज और ये यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। दिस इज़ द मिडल पार्ट ऑफ अवर स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पहुँचा, यहाँ एक जगह जाकर ये यहीं से दूसरी नर्व अटैच हो रही है या न्यूरॉन निकल रही है, मोटर न्यूरॉन निकलेगी, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को एसोसिएटिंग न्यूरॉन से जाना जाता है। दिस मोटर न्यूरॉन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट, यस, मिक्स्ड नर्व। तो ये जो रिप्लाई में मैसेज भेजेगा कि भाई द इफेक्टेड मसल्स नीड इट टू पुल बैक देयर हैंड, ठीक है। तो इफेक्टर्स आर नीडेड टू पुल बैक देयर हैंड, देयरफॉर मोटर न्यूरॉन इफेक्टर्स पे जाके जुड़ेंगी एंड देन अल्टीमेटली लास्ट में हम इफेक्ट मतलब रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, अपने इफेक्टर मसल से विल बी रिमूविंग अवर हैंड, ठीक है। तो ये एक टाइप की साइकिल सी है, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ आर्क। अगर मैं इसे खोल के बनाऊं तो ऐसे किस तरीके से ऐसे बनेगी, यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये रिसेप्टर, फिर यहाँ पे आएगा मेरा सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर यहाँ पे मेरा आएगा मोटर न्यूरॉन और यहाँ आएगा इफेक्टर। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ आर्क, ठीक है, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, क्योंकि हम रिफ्लेक्स एक्शन दिखा रहे हैं किसके खिलाफ, स्टिमुलस, और स्टिमुलस क्या था, वो पिन, ठीक है। तो आई विल बी रमिंग दिस डायग्राम एंड हाँ, एक और चीज़ कि स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसके फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड का काम होगा वो जगहें, ठीक है, वो ऑर्गन्स जहाँ से नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन तक जल्दी अटैच नहीं हो पाती, वो हिस्सा कौन सा होगा, नेक के नीचे वाला हिस्सा जितना भी होता है, वो सबसे पहले मैसेज उसके पास कौन सी चीज़ पास है, स्पाइनल कॉर्ड पास है, तो वो जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचा देगा, स्पाइनल कॉर्ड उसे रिप्लाई भेज देगा। लेकिन ये रिप्लाई स्पाइनल कॉर्ड की बजाय डायरेक्टली ब्रेन से आ रहा है, ये चीज़ याद रखना, लेकिन हम इनडायरेक्टली बोलते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, एक तो मैंने आपको एक फंक्शन बता दिया, स्पाइनल कॉर्ड का काम है टू कैरी द इम्पल्स या फिर टू कैरी द रिफ्लेक्सेस या फिर टू कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस बिलो आवर नेक, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के 2 फंक्शंस, ठीक है, एक और 2 और फंक्शंस है। दूसरा फंक्शन होगा, इट कंडक्ट्स द सेंसरी इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड इट ऑल्सो कंडक्ट, नेक्स्ट फंक्शन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, टू द इफेक्टर्स। तो ये चीज़ आप बता देना, ठीक है, फ्रॉम द रिसेप्टर वाया सेंसरी न्यूरॉन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर स्पाइनल कॉर्ड, एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम द मैसेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड वाया मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस स्पाइनल कॉर्ड के। तो मैंने 3 फंक्शन आपको बता दिए, ठीक है। आइए देखते हैं आगे के पार्ट क्या हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है नर्व, जिसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया था न्यूरॉन का, फिर हमने टाइप्स ऑफ नर्व्स करी थी। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या अंडर क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्मॉल छोटा सा चार्ट है,
ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चार्ट बनाया था कि ब्रेन था और मेरा स्पाइनल कॉर्ड था, वैसे ही यहाँ पे सेंट्रल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ हम नर्व्स की बात करेंगे, ठीक है। और नर्व्स वो जो कैरी करेंगी मैसेज को टू द फ्रॉम द ऑर्गन टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑर्गन, ठीक है। सो टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं इसकी अगर क्लासिफिकेशन करूँ तो इसमें दो टाइप के नर्वस सिस्टम आते हैं। एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आती हैं, ठीक है, नर्व्स। यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, क्रेनियल नर्व्स जैसे कि आइज, फेसेस की नर्व्स जो होती हैं और आपके ईयर की नर्व्स जो होती हैं, ये जितनी भी नर्व्स आपके ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही हैं वो सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं, ठीक है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसका काम होता है कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स के जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हार्ट वो अपने आप पंप करता है विच इज़ इनवॉलंटरी इन केस, तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कौन कंट्रोल करता है उसको, एक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जिसमें ग्रुप ऑफ नर्व्स काम करती हैं, उस नर्वस सिस्टम का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक मीन्स गेटिंग कंट्रोल बाय देयर सेल्फ, वी पीपल आर नॉट कंट्रोलिंग इट बाय पुलिंग अवर हैंड और बाय डूइंग एनी ऑफ द एक्शंस, ठीक है। तो इसमें दो हिस्से आते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। एक्चुअली हमने क्यों बोला कि वी आर नॉट अ पार्ट in autonomic nervous system, because a part in the autonomic nervous system which plays an important role, that part is hormone, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल होता है जिसकी वजह से ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होता है, ठीक है। जो नर्व्स हैं वो उन्हें रिप्लाई मैसेज पहुंचेगा और फिर वो मैसेज रिसीव होगा, ठीक है, रिप्लाई मिलेगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम हार्मोनल कंट्रोल होता है, ना कि हम इसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इसमें इफेक्टर्स, वी पीपल आर नॉट द इफेक्टर्स, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल देके इस चीज़ को और क्लियर करती हूँ। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, इसमें दो चीज़ें आती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, एक आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कुछ ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल नर्व्स बिलो द नेक, मैं बात कर रही हूँ अपने हार्ट की, ठीक है, मेरे हार्ट से नर्व्स निकल रही होंगी, ठीक है, और कहाँ जा रही होंगी, स्पाइनल कॉर्ड तक अटैच हो रही होंगी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में अटैच हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मेरा कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जो एबनॉर्मल है, जो मेरे लिए स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल आई एम वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट एंड एकदम से एक डॉगी मेरे पीछे बाक करने लगता है, एंड देन व्हाट विल बी माई रिएक्शन, आई विल रन, ठीक है। एंड उस केस में क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर चेंज क्या आ रहा है, देखो जो बाहर चेंज आया है व्हेन आई एम रनिंग, इट इज़ नॉट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये आएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, जिसमें हमारी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हमें कंट्रोल कर रही हैं एंड दे आर मेकिंग अस टू रन। But one more activity is going inside our body, that is our heart beats faster, ठीक है। वो एक्टिविटी जो कि नॉर्मल हार्ट था हमारा, ठीक है, अब हार्ट का एनवायरनमेंट चेंज हो गया और हार्ट अब स्टिमुलस की वजह से क्या हो रहा है, तेज पंप हो रहा है। तो इट इज रिफ्लेक्सिंग, और मैं बोलूँगी इट इज रिप्लाइंग, ठीक है, ये भी तो एक रिप्लाई हुआ ना उस कंडीशन के लिए। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल करने वाला हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये बिलो द नेक की बात है, तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा, सिंपैथेटिक, जो हमारे हार्ट को नॉर्मल से एबनॉर्मल कंडीशन में ला देगा, यानी कि वो नॉर्मली बीट कर रहा था, अब स्टिमुलस आ चुका है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑन, सिंपैथेटिक ऑन, एंड इसकी वजह से हार्मोन रिलीज होगा। उस हार्मोन का नाम क्या होगा, एड्रेनालिन, ठीक है। उस हार्मोन की वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट बहुत तेज पंप करने लगेगा, ठीक है। ये हुआ उस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स। अब ये जो हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा है, इसको वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हमारा एक दूसरा नर्वस सिस्टम है, इसकी हेल्प करता है, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है।
तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो जनरली है वो अबनॉर्मल कंडीशंस को नॉर्मल करता है, ठीक है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मल कंडीशंस को मोर इन एक्शन लाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमेशा हर चीज़ को तेज़ करेगा, नो। अगर मैं ब्राइट लाइट में गई, ठीक है, तो मेरी नर्व्स, आँखों की जो सीलियरी मसल्स हैं वो कम होंगी, डिम, ठीक है। तो इसका मतलब है इस समय आई विल नॉट डायलेट माई आई बट आई विल मेक देम स्मॉलर और आई विल मेक द सीलियरी मसल्स लूजन अप, ताकि वो थोड़ा कम दिखे मुझे और वो जो मैं लाइट है वो मेरे आँखों में इतना ज़्यादा ना पड़ पाए, ठीक है। तो उस केस में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑपोजिटली काम कर रहा है, यानी चीज़ों को डिम कर रहा है या फिर लाइट कर रहा है, कम कर रहा है, ना कि तेज़ कर रहा है। अगर कुछ ऐसा होता कि मैं डार्क रूम में गई हूँ तब मेरा नर्वस सिस्टम होता और वो क्या करता, डायलेट, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर सकता है। ईदर इट कैन मेक द थिंग्स फास्टर और स्लोअर, बट नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कर देगा, ठीक है। फास्ट होगा तो भी एबनॉर्मल, स्लो होगा, ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो भी एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक वो है नर्वस सिस्टम, उसका सिंपल एक ही काम है, क्या, कि वो एबनॉर्मल कंडीशन को वापस नॉर्मल में ले आता है, ठीक है। इफ़ वी आर स्क्वीजिंग अवर आई और सीलियरी मसल्स, तो उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंडीशंस नॉर्मल होने पे हमें भी नॉर्मल कर देगा, उन सीलियरी मसल्स को जो कि लूजन अप हो गई थी उन्हें रिलैक्स कर देगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी उन्हें रिलैक्स कर देगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। वो जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बनाया था कि पहले हमारा आएगा रिसेप्टर, ठीक है, फिर आएगा हमारे सेंसरी न्यूरॉन, फिर आएंगे हमारा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर्स, ठीक है। दिस इज़ व्हाट अ पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन आप वर्ड बाय वर्ड कीजिए, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में अगर आपके लिए आ जाती है कभी, तो यू हैव टू राइट वर्ड बाय वर्ड। द थिंग विच आई रिमेंबर इज रिफ्लेक्स आर्क इज़ अ सडन इनवॉलेंट्री क्विक एक्शन, ठीक है। ये कुछ ऐसे, ये जो 3 वर्ड हैं, ये दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन दैट डेफिनेशन, सो जस्ट मेक श्योर व्हेन यू आर राइटिंग दिस डेफिनेशन यू कीप द डेफिनेशन इन योर माइंड एंड देन यू राइट इट। सो अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जाऊंगी जिसमें आता है हमारा आई और ईयर, ठीक है। ये जो पार्ट आई और ईयर है बेसिकली आईसीएसई के नोट्स में और आईसीएसई की सिलेबस में है, ठीक है। मैं ये चीज़ें अभी इसीलिए कवर कर रही हूँ ताकि अगर ओलंपियाड या मेडिकल का आप कभी करेंगे तो ऑलरेडी आपका काफ़ी सिलेबस यहीं से कंप्लीट होता हुआ चल रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि सीबीएसई लेवल पे हैं वो हम लोग बाद में रिपीट कर देंगे या फिर आपका बाद में कवर कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं जितना भी मटेरियल पढ़ा रही हूँ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर प्रोग्रेस एंड एज वेल एज़ फॉर द एग्ज़ाम्स जो आपके आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स, इन सब में भी ये सब मटेरियल आने वाला है, ठीक है। भले ही आई और ईयर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मे भी आपके सीबीएसई में नहीं है, लेकिन आईसीएसई वालों के लिए ये सिलेबस है एंड सीबीएसई वाले पहले पार्ट को मेरा क्या नाम है कंसीडर कर सकते हैं, और जो ये बाकी के पार्ट हैं उनसे अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, लेकिन ये ओलंपियाड, ये कभी आगे आप कभी कोई फर्दर स्टडीज़ मेडिकल में करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और कैसे ईयर में साउंड वेव्स जाती हैं, कैसे अंदर तक पहुँचती हैं, फिर मैसेज जाता है ब्रेन तक, और कैसे ये पूरी प्रोसेसिंग होती है। बाहर से साउंड वेव्स एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती हैं। ईयर भले ही देखने में छोटा लगता है, लेकिन ईयर के अंदर एक कैनाल होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एंड हम रास्ता देखते हैं कैसे साउंड वेव बाहर से फिर कहाँ पहुँचती हैं, फिर पॉइंट, वो जगह जगह स्टॉप्स हैं हमारे ईयर के अंदर, वो वहाँ रुकती हैं, हिट करती हैं, फिर आगे जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाऊंगी, फिर उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। सो